जब भी मैं रामेश्वर उरांव जी से मिलता हूं तो वो हमेशा जिक्र करते हैं कि एक नक्सली घटना हुई थी और मौके पर ही गोलियां चल रही थी और आप उस मौके पर मौजूद थे। तो उनका कहना था कि हमें समझ में नहीं आया कि हम सर को बचाएं, चाहे क्योंकि पहली बार मैंने देखा कि कोई पत्रकार, वो भी संपादक लेवल का, ग्राउंड पर उतर रहा है और गोलियां चल रही हैं। अचानक अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद सब लोग लौटने लगे। तो जैसे ही स्पॉट से कुछ दूर आगे बढ़े होंगे, 2-3 किलोमीटर तक, तो तरता तरता गोलियों की आवाज़ आने लगी। अच्छा। एक उनके लिए चिंता की बात हुई कि अरे एक संपादक यहाँ आ गए हैं, रिपोर्टर की तो बात अलग है, कैसे भेजे। मुझे याद है एक बार ऐसे ही जब मैं हिंदुस्तान में था तो झारखंड गठन हो गया था और जी बाबूलाल जी सीएम थे जी। तो हमसे अच्छा संबंध भी था, आज भी उनसे बहुत अच्छा संबंध है। ऐसे सारे जितने बड़े नेता थे, पुराने नेता थे, तो क्योंकि बहुत दिन से रहने के कारण कभी ना कभी परिचय हुआ, पहचान हुई, तो लोगों से एक रिश्ते भी डेवलप हुए, इस पर कोई इनकार नहीं कर सकते हम लोग। तो जब सीएम बन गए तो कुछ चीज़ें, मतलब 1-2 बार मैं दौरे पे भी गया था तो खुद ही मैंने देखा कि किस तरह से योजनाओं में धांधली हो रही है या कमियां हैं, किस तरह से उसमें घोटाले की तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने देखी तो उसमें हिंदुस्तान में एक हम लोगों ने बॉटम शुरू किया इस रिपोर्ट जी। 6-7 दिन तक लगातार हम लोगों ने लिखा कि कहाँ कहाँ क्या गौड़ी जी। तो एक बार हम लोगों के एक पटना के थे अधिकारी थे बेचारे, चूँकि बताए कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत सारी चीज़ों का होता है, तो पटना से आए तो सीरीज देखे तो हमको बोले कि हरी जी ब्रांडी से तो आपके अच्छे रिश्ते हैं। बोले हाँ, रिश्ते तो अच्छे हैं। ये देखो 7-8 दिन से आप लगातार कैंपेन चलाए हुए हैं, कभी बोलते नहीं हैं। तो हमने कहा नहीं, बोला तो नहीं उन्होंने कभी आज तक। बोला कोई रिश्तों में मतलब फ़र्क नहीं आया है मतलब। तो बोला ऐसा तो हमको नहीं लगता है। बोले नहीं यार, देखिए इस तरह से आप लिख रहे हैं। तो हम बोले अच्छा ठीक है, अब जब आप कह रहे हैं तो हम बात कर ही लेते हैं उनसे। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो हम बोले कि कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तो प्रोजेक्ट बिल्डिंग, हमने कब लौटना है। तो बोले कि हम करीब 3 बजे के आसपास लौटेंगे, आवाज़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा 5 मिनट आइए ना, हम लोग चाय पीते हैं। तो बेचारे आ गए वो, मतलब जब मैंने कहा तो वहाँ से निकले तो 3:15 बजे के आसपास संस्थान में आ गए, हिंदुस्तान में। तो मैंने उस अधिकारी को मैंने बुला लिया जो जिनकी चिंता थी कि इतने लिखने के बाद शायद सीएम है तो नाराज़ हो जाएंगे। और चिंता उनकी इसलिए थी कि मान लीजिए अगर सीएम नाराज़ हो गया तो विज्ञापन कम हो जाएगा। ये एक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। आज दबाव अखबारों के ऊपर है, हम लोग भी झेलते हैं, मैंने काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा। बिल्कुल जी। तो उनकी चिंता जो थी बिल्कुल अलग तरह की थी। तो जब आए तो उनको भी मैंने बुला लिया। तो उन्हीं के सामने मैंने कहा कि ये बताइए ऐसा ऐसा है कि 6-7 दिन से हमारे यहाँ छप रहा है, तो क्या आपके अंदर कहीं ये नहीं लगता है कि। बोला हरी जी देखिए ऐसा है ना कि सच्चाई से मुँह तो हम मोड़ नहीं सकते हैं। तो आप ऑपरेशन तो कर दे रहे हैं, बड़ा से बड़ा ऑपरेशन कर दे रहे हैं, लेकिन जब हमको दर्द महसूस होगा तभी तो रोएंगे। बिल्कुल। तो आप रोने की जगह नहीं दे रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि है योजनाओं में धांधली चल रही है, कमियां हैं। तो एक तरह से तो आप लोग खोल रहे हैं, हमको आईना दिखा रहे हैं। तो इसमें नाराज़गी जैसी तो कोई बात नहीं है। तो मैंने ये मुझे अच्छा लगा कि देखिए मैंने कितना सोचने का तरीका, एक हेल्दी वे में सोचा। हाँ, मैंने हर समय ये चीज़ें आप नहीं। आज पॉलिटिशियंस में एक कमी पाई जाती है। देखिए वो पॉलिटिशियंस की भी कमी नहीं कह सकते हम। देखिए मेरा पॉलिटिशियंस जो पहले भी थे और अभी भी आज वैसे जी। हमको अपने अंदर झांकना होगा। बिल्कुल। जब पुलिस कुछ दूर आगे जब बढ़ गई, अकेले जब दिखे तो इनको नक्सलियों ने पकड़ ली। तो नक्सलियों को लगा कि ये शायद मुखबिरी के ध्येय से यहाँ पे रुके हुए हैं। तो ये पकड़ के नक्सली उनको लेके चले गए। जाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम तो पत्रकार हैं। फिर उन्होंने बताया कि भाई क्या किस अखबार में है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम हिंदुस्तान में हैं। तो बोला ठीक है, अपने संपादक को फ़ोन लगाओ। दरअसल उनका मोबाइल नंबर मुझे याद नहीं था, उसमें कुछ समय नाम सेव किया नहीं था तो नाम नहीं आया अजीज जायसवाल का। तो उधर से जो जब मैंने हेलो बोला था उसने कहा कि आप हिंदुस्तान के संपादक बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि इसे हाँ बोल रहे हैं। तो बोले इस नंबर को आप पहचानते हैं, मोबाइल नंबर जी। उन्होंने कहा नहीं ये मोबाइल नंबर को तो हम नहीं पहचानते। तो इतना जैसे ही बोला तो उधर से आवाज़ कि मारो ये झूठ बोल रहा है। अच्छा। तब मुझे तुरंत इसके बाद फिर मैंने हेलो 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 करना शुरू किया। तब दिमाग में मतलब नहीं बैठा। फिर मैंने कुछ सहयोगियों को, उस समय रजत गुप्ता थे और कई लोग थे, फिर मैंने बुलाया जो
रूरल देखते तो उनको मैंने बुलाया कि भाई ये नंबर किसका है, तो पता चला अजीत जायसवाल का है। फिर हम लोगों ने, मुझे लगा कि नहीं अजीत जायसवाल तो गया हुआ खूटी वाले ने जी। हमने कहा ये तो बहुत ब्लंडर हो गया, मतलब तो नक्सलियों को लगेगा कि पत्रकार नहीं है, झूठ नहीं है, उसको मारे पीटेगा। अब उसमें क्या करें, तो चिंता मेरी बढ़ गई और कोई रास्ता नहीं था। तो उस समय बताया जैसे होता कि रमेश उरांव जी यहाँ पर संभवतः आईजी थे। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कही देखिए ऐसा ऐसा एक मेरा रिपोर्टर वहाँ फंस गया है, हमें लगता है कि घोर संकट में है जी। लेकिन 40 मिनट 35 मिनट बाद फिर अजीत जायसवाल का उधर से फ़ोन आया कि नहीं सर हमको लोगों ने छोड़ दिया। हम बोले यार देखो मैंने तो तुम्हारा नंबर पहचाना नहीं और अचानक से, तो बोला कि नहीं सर, जब मैंने कहा कि फिर बार बार मैंने कहा, फिर आपका नाम बताया, देखिए उस हरिनारायण जी इनका नाम है, इतना दिन से हिंदुस्तान में है, ऐसा ऐसा है। तो कुछ मतलब खबरें वबरें छपी हुई थी, कुछ लिखा था, तो उन लोगों ने भी कभी पढ़ा उड़ा था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा देख लो, अगर ये पत्रकार होगा तो इसे एक खबर लिखवा के दें जी, अगर पत्रकार हुआ तो सही लिखेगा। तो फिर उसको उन्होंने कागज़ दिया, कलम दी, इसके बाद तुम लिखो एक खबर बनाओ जी, यही खबर बनाओ कि मतलब कैसे तुम पकड़ा गए। ये मुझे उस समय एक बड़ा अजीब लग रहा था कि पत्रकार कितना कठिन परिस्थिति में रिपोर्टिंग करता है और हम लोग कितनी आसानी से उनको डांट देते हैं। तो सोर्स में कहीं अगर गलती हो गई तो भाई तो मान लीजिए उसमें जी। अब ये नहीं हो कि आप खबर तो छाप दिए पेज 1 पे, बड़ी बड़ी 8 कॉलम में लहरा दिया, जब गलती की बात आई तो 4 लाइन के कोने में छाप रहे हैं, तो भाई जिसके खिलाफ छापी है वो नाराज तो होगा ही। जब मैं आया था प्रभात खबर में तो कभी सोचा नहीं था कि प्रभात खबर में छोड़ के कहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रबंधन भी कभी मेरे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया और लगता ही नहीं था कि हम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं जी। प्रधान संपादक भी काम की पूरी छूट दिए हुए थे, प्रबंधन भी पूरी छूट दिए हुआ था। मैं ये जानना चाहूँगा कि वो कौन सा दौर था जब पत्रकारों को सम्मानजनक सैलरी मिलनी शुरू हुई, क्योंकि पहले कहा जाता था कि पत्रकारों को सैलरी उतनी नहीं मिलती जितना मिलना चाहिए, जितना कि वो हकदार है। इस तरह से कंपटीशन है कि अगर किसी अखबार का कोई एक मान लीजिए मशीन ख़राब हो गई, नहीं छपता है, तो कुछ अखबार वाले खुशी मनाते हैं कि चलिए आज उसका उतना ही है तो हम छाप देंगे, इतना हमारा अखबार बिक जाए। लेकिन उस समय देखें कि जब उस पर आगजनी हो गई थी तो सब अखबारों ने मिलकर उस अखबार का अंक निकला दूसरी जगह छपा, सब खबर देने से लेके पेज बनवाने से लेके छपवाने से लेके सब लोगों ने तैयार किया उसको। तो ये एक स्वस्थ माहौल देखने को मिला सारे अखबारी ग्रुप पे, या किसी की समस्या हो गई तो सब अखबार वाले बैठ के बात भी करते थे। हालांकि इसका आज अभाव, आज पत्रकार एक दूसरे पत्रकार से मिल रहा है, बैठ रहा है, बतिया रहा है, कर रहा है, उसके यहाँ जा रहा है, बल्कि संपादक लोग भी एक दूसरे के यहाँ उठ रहे हैं, बैठे जा रहे हैं। लेकिन 2000 से 2004 के बीच में नहीं था, एकदम बिल्कुल नहीं था। यहाँ अगर गए तो आप सबकी नज़र से देखे जा सकते और अपनी प्रतिभा की वजह से, ऐसा नहीं कि किसी के प्रसाद यंत्र नहीं, मतलब किसी ये से नहीं, योग्यता के अनुसार उन्होंने मतलब संपादक के पद पे 5-7 लड़कों का तो मैं ही नाम जानता जो आज की तारीख में, चाहे वो विजय पाठक रहे हो, चाहे अनु सिन्हा रहे हो, चाहे अनुराग कश्यप रहे हो, चाहे स्वयं प्रकाश रहे हो, चाहे जीवेश रंजन रहे हो, या फिर राजीव कुमार रहे हो, या फिर मान लीजिए अभी राकेश परिहार हैं। ये सारे इस तरह के जितने भी लोग हैं, नए नए बहुत सारे लोग इसमें आए हैं, बिल्कुल, चाहे चंदन मिश्रा रहे हो, तो ये तमाम लोग ऊंची जगहों पर गए, बिल्कुल शर्मा से लेके, तो प्रतिभा के बल पे गए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी ने उनके ऊपर कोई दया कर दी, बिल्कुल टैलेंट था तो वो चले गए। हाँ, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता को एक अलग मिशन के रूप में अपनाया। मुझे याद है आज भी, जो छपने के बाद लिखते समय तो लगा कि बहुत बड़ा कोई चीज़ हम लोग तीर मार रहे हैं जी, लेकिन छपने के बाद जो प्रक्रिया आई और जो उसका रूप सामने आया तो लगा कि कितनी बड़ी गलती हम हमसे हो गई है। तो एक कांटा टोली में एक अपराधी था, तो बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं था, तो अभी नया नया क्रिमिनल था, तो वो रंगदारी लोगों को लेता था, 200-300 रुपया। गया किसी दुकान पे गया तो चाकू दिखाया, 300 रुपया लिया, बोले सर ये तो क्या आप लोगों ने छाप दिया। हमने क्या हुआ, गलत हुआ है क्या? बोले गलत नहीं हुआ है, देखिए ना इसके पहले ही जाता था, 100-200 रुपया भी लोग दे दिए तो लेके चला आता था जी। और अब ये अखबार की कटिंग लेके जा रहा है, कह रहा है कि आप छोटा मोटा हमको अपराधी समझ लिए हैं। हाँ, दिखा रहा है कटिंग, बोल रहा है 500 रुपया से कम नहीं लेंगे, 1000 रुपया से कम नहीं तो चाकू मार देंगे। तो सच कहिए तो वो फर्क जो था ना, उद्यमी उद्योगपति, मतलब उस तरह से मतलब लिखते वक्त लगा था कि थोड़ा सा इस मामले को हाईलाइट किया जाएगा, उद्योगपति रहेगा, बड़ा नाम लगेगा तो शायद पुलिस का दबाव ज़्यादा पड़ेगा जी। लिखते वक्त दिमाग में रहा, शब्दों के साथ जो खिलवाड़ हुआ
उतनी गंभीरता उसको समझ नहीं पाए थे हम। जब उसने ध्यान आकर्षित किए तब लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ये अखबार में जब उद्योगपति छपा तो उससे रंगदार मैंने उसमें मांग दिया कि 20 लाख रुपया लेंगे जी। सुबह में शायद लोग बात कर रहा था 4-5 लाख पे चल रहा था। जैसे ही उन लोगों का अपहरण करने वालों को पता चला कि तो उद्योगपति है, 20 लाख मांगने लगा। बिल्कुल। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आजाद सिपाही अपना नया कार्यक्रम पॉडकास्ट शुरू करने जा रहा है। इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं आजाद सिपाही के प्रधान संपादक हरि नारायण सिंह जी। हरि नारायण सिंह जी झारखंड की प्रमुख संस्थानों के साथ जुड़े रहे, चाहे वो प्रभात खबर हो, हिंदुस्तान हो, न्यूज़ 11 हो, सन्मार्ग हो, खबर मंत्र हो, और आज आजाद सिपाही के प्रधान संपादक हैं। सर प्रभात खबर में स्थानीय संपादक के रूप में जुड़े, हिंदुस्तान में भी संपादक रहे, और हर प्रमुख संस्थानों में जिनका मैंने नाम लिया वहां संपादक के रूप में इन्होंने सेवा दी। जो आज का टॉपिक है वह पत्रकारिता के बारे में है। कैसे पत्रकारिता में परिवर्तन आया जब सर ने पत्रकारिता शुरुआत की, और अभी जो पत्रकारिता जो चल रही है उसमें कितना परिवर्तन पाते हैं। तो मैं सर से यही जानना चाहूंगा कि सर आप झारखंड कब आए? ये 23 अक्टूबर 1989 को मैं रांची आया प्रभात खबर में योगदान देने, और वहाँ करीब 10 साल से थोड़ा ही कम प्रभात खबर में रहा। और उसके बाद 8 जून 2000 को मैंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। प्रभात खबर में आप स्थानीय संपादक के रूप में रहे? हाँ जी। मतलब शुरुआत तो मैंने चीफ एडिटर से शुरू की थी, उसके बाद न्यूज एडिटर, फिर इसके बाद रेजिडेंट एडिटर, फिर सीनियर रेजिडेंट एडिटर में वहाँ बना था जी। उसके बाद 8 जून 2000 को मैं प्रभात के हिंदुस्तान में आया, और वहाँ भी करीब 9 साल 9.5 साल तक मैं जी वहाँ रहा। हिंदुस्तान के बाद करीब 1-1.5 साल संपादक रहे हिंदुस्तान में। हाँ, स्थानीय सीनियर रेजिडेंट एडिटर रहा जी। फिर उसके बाद मैं लगता है कि 1-1.25 साल के लिए मैं न्यूज़ 11 में चीफ एडिटर के रूप में मैंने ज्वाइन किया। और न्यूज़ 11 के बाद थोड़े दिन के लिए हमें लगता है कि 6-8 महीने के लिए सन्मार्ग में भी मैंने प्रधान संपादक के रूप में ज्वाइन किया था जी। और सन्मार्ग के बाद फिर खबर मंत्र अखबार यहाँ से लॉन्च हुआ, जिसकी पूरी परिकल्पना हम लोगों ने की थी और शुरुआत की। बहुत अच्छे तरीके से उसकी शुरुआत हुई, और करीब 1 साल बाद जी किन्हीं कारणों से मैंने खबर मंत्र छोड़ा जी। तो एक ये था कि अब क्या करूं, मतलब पत्रकारिता अगर करना है तो कुछ करना होगा, क्योंकि बार बार इस तरह से आना जाना छोड़ना तो हो नहीं सकता जी। और नहीं करना है तो फिर जहाँ से आए वहाँ लौटना पड़ेगा जी। तो ये था कि कुछ मतलब जो इष्ट मित्र थे, जो तमाम लोग थे, उन्होंने सलाह दी कि नहीं, एक अपना संस्थान, और जो बहुत सारे लोग हमारे साथ जो काम किए हुए थे जी, तो उन्होंने कहा कि सर आप पे भरोसा है और हम लोग साथ में हैं, तो हम लोगों को एक नया कहीं ना कहीं शुरू करना चाहिए। तो उसी समय आजाद सिपाही का ध्यान मन में आया, और जी इसके बाद हम लोग एक टीम बनाकर उसमें काम करने लगे। और मतलब इसकी जो जर्नी शुरू हुई, कोई यकीन नहीं कर सकता कि ऐसे भी अखबार शुरू हो सकता है जी, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें थी, लेकिन बहुत लोगों का साथ मिला और इसकी हम लोगों ने शुरू की। और ये तो मतलब है संघर्ष हम लोगों का है कि इसको एक मुकाम तक पहुंचाया, हालांकि रास्ते बहुत कठिन हैं जी। आज की जो पूंजी का दौर है अखबारों में, और जिस तरह से कॉर्पोरेट कल्चर हो गया है, तो उसमें छोटे अखबारों के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी टीम जो है अभी हार नहीं मानी है, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बताया कि समाज का भी बहुत योगदान सहयोग मिल रहा है हमको, संस्थानों का भी मिलता है। तो जो भी है एक संतोषजनक स्थिति तो कह सकते हैं, पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं, जितना हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो कुछ भी हो रहा है, तो एक मन को एक तसल्ली जरूर हो रही है कि चलिए कुछ भी है तो हम लोग कर रहे हैं। मैं
सर से जानना चाहूँगा, क्योंकि 89 में वो झारखंड आए थे। वैसे तो पत्रकारिता उससे पहले से ये कर रहे हैं, लेकिन 89 में झारखंड आने के बाद उस समय जो पत्रकारिता होती थी और आज के दौर में जो पत्रकारिता हो रही है, सर आप उसमें कितना परिवर्तन पाते हैं? समय के साथ पत्रकारिता में बहुत सारा बदलाव आया है। पहले ऑन द स्पॉट जा करके खबरों को लिखना, आंखों से देखना, लोगों से बात करना, महसूस करना, इसमें लोग ज़्यादा यकीन करते थे। आज उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आई है। मुझे अच्छी तरह याद है कि कई एक अवसर उस समय हम लोग देखे जब 89 में यहाँ आए थे। 89 में 23 अक्टूबर को मैं रांची आया था। कलकत्ता से एक पूरी टीम आई थी, उसके साथ मैं भी था। यहाँ के एक स्थानीय अखबार में मैंने ज्वाइन किया था एज ए चीफ सब एडिटर। 1-2 महीने तो रांची को समझने में हम लोगों को लगा, जानने समझने में लगा, क्योंकि मेरे लिए भी दैनिक अखबार में पत्रकारिता एक नई चीज़ थी, क्योंकि इसके पहले पत्रिकाओं में हम लोग काम किया करते थे। तो वो कौन सा अखबार था? पहले सबसे शुरुआत हमारी हुई थी आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन से एक मेला पत्रिका निकलती थी। उसके एसोसिएट एडिटर थे योगेंद्र कुमार लल्ला जी, और संपादक थे निरेंद्रनाथ चक्रवर्ती जी। उसमें 7 अक्टूबर 1979 में उसमें मैंने उस मेला ज्वाइन किया था जी। और शुरू में पत्रकार की हैसियत से नहीं, आप कह सकते हैं कि एक ट्रेनी की हैसियत से मैं उसमें गया और सब कुछ जानने करने की इच्छा भी हुई और करने भी लगा। टाइपिंग से लेकर के प्रूफ रीडिंग तक, पेज बनवाने से लेके ये सारे काम मैंने वहाँ सीखे। उसके बाद कुछ दिन के प्रकाशन के बाद जब मेला पत्रिका बंद हो गई तो मेला में जितने भी लोग गए थे उसमें सबका ट्रांसफ़र रविवार में हो गया, हम लोग भी उसमें चले गए। तो पत्रिका में जो पत्रकारिता थी बिल्कुल टेबल पत्रकारिता ज़्यादा थी। जो विशेष रपट हुआ करती थी तो उसमें ज़रूर लोग स्पॉट पे जाते थे और देख समझ के, आंखों देख के खबरें लिखने की कोशिश करते थे। बाकी लाइब्रेरी में बैठ के रिपोर्टिंग ज़्यादा होती थी, क्योंकि अखबारों में चीज़ें छप चुकी होती थी। उसको देख करके, समझ करके, उस अपने हिसाब से लोग उसमें लिखा करते थे। तो जब 89 में हम लोग यहाँ आए तो उस समय शुरू के 2-3 महीने तो मैं पत्रिका के लिए ही काम करता रहा, लेकिन उस दरमियान एक जिनके ऊपर न्यूज़ एडिटर की जिम्मेदारी थी, किन्हीं कारणों से वो फिर वापस कलकत्ता लौट गए। तो ये जिम्मेदारी मुझे अखबार में मिली जी, और मेरे लिए बिल्कुल नई थी। हर चीज़ नया था। यहाँ लिखने की शैली बिल्कुल अलग थी, प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग था। और मुझे उस समय ये महसूस हुआ कि अगर मुझे कुछ सीखना है, कुछ करना और कुछ जानना है, तो हमें टेबल रिपोर्टिंग छोड़नी होगी। टेबल हमको छोड़ना होगा, कमरा हमको छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा जी। और उस दिन जो मैंने सोचा और मुझे अच्छा लगा कि प्रबंधन ने भी मुझे पूरी छूट दी। और मैं दिन में अमूमन बाहर ही रहता था, कार्यालय में कम रहता था जी। जैसे कहीं अगर धरना हो गया, जुलूस हो गया, प्रदर्शन हो गया, तो वहाँ कोशिश होती थी कि हर जगह एक मतलब हम लोग प्रेजेंट वहाँ हों, लोगों से बातचीत करें। और वहाँ जाके लिखने में पहले तो, अब तो ऐसा हो गया है कि कोई कार्यक्रम होता है तो
प्रेस विज्ञप्ति का ज़माना है, जब तक प्रेस विज्ञप्ति नहीं आती है तब तक लोग लिखना शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि समय का इतना दबाव हो गया है, काम का इतना दबाव हो गया है। एक रिपोर्ट के पीछे अब 3 घंटा 4 घंटा कोई रिपोर्टर देने के ये में नहीं है जी, क्योंकि काम का दबाव बहुत है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, अगर धरना हो रहा है तो जिस रिपोर्टर की ड्यूटी लगती थी वहाँ पूरे दिन का अगर धरना है तो पूरा दिन वहाँ रहता था, और एक एक व्यक्ति का नाम अपने हाथ से लिखता था कि कौन कौन उसमें शामिल हुए, कौन कौन उसमें अपना वक्तव्य दिया, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, धरना जिस उद्देश्य को लेकर के दिया गया था वो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें उसमें रिपोर्ट के अंदर समाहित की जाती। पत्रकार कितने सोशल हुआ करते थे? जो देखिए, शुरू में बता दें आपको कि जन सरोकार की पत्रकारिता ज़्यादा थी जी, मतलब हम लोग खुद एक मतलब समाज का एक हिस्सा अपने को मानते थे, और ये मान के चलते थे कि मान लीजिए अगर रांची में कुछ हो रहा है, जैसे मान लीजिए बिजली की अगर कोई समस्या है तो ये समस्या सिर्फ प्रशासन या नेता या समाज सेवियों की नहीं रह जाती है, कहीं ना कहीं समाज के अंग हम लोग भी हैं, तो हम लोग को भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके समाधान के लिए जी, अगर पत्रकारों को भी कुछ करना पड़े तो पत्रकार करें। ऐसे कई अवसर आए पत्रकारिता में जब मतलब पत्रकार, काफ़ी संख्या में पत्रकार सड़कों पे उतरे। मुझे याद है एक बार रांची में उस समय झारखंड का गठन नहीं हुआ था जी, और बड़ी तेज की आंधी आई थी, और उसमें हटिया में करीब 6-7 टावर जो है बिजली के टावर गिर गए थे जी, और पूरा रांची अंधकारमय हो गया था। 4-5 दिन तक बिल्कुल बिजली के दर्शन नहीं हुए थे, और इसके बाद लोग जो है पीने के पानी की समस्या हो गई, गर्मी का समय था, बच्चे परेशान होने लगे, परीक्षा जो पढ़ाई लिखाई में भी व्यवधान आने लगा, तो लोग सड़कों पे आ गए। ऐसे देख करके रांची, उस समय रांची के पत्रकार भी, चाहे बड़े पत्रकार हों छोटे पत्रकार हों जो भी हो, पत्रकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, एक जरूर है, एक हायरार्की उसमें है। तो हमें लगता है कि जो उस समय संपादक भी हुआ करते थे वो भी अपने कमरे से बाहर निकले, सड़क पे उतर के आए, और सड़क पे जब उतरे पत्रकार, जब सड़क पे उतरे तो एक प्रशासन के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ा, पुलिस के ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव पड़ा, और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के दबाव के कारण बिजली बोर्ड के अधिकारी जो है एसी कमरों से बाहर निकल करके आए। मुझे याद है कि उस समय सदर थाना में यहाँ एक बैठक हुई थी आंदोलन के समय ही जी, तो उस समय जो जीएम थे बिजली विभाग के यहाँ, उनको जो सिटी एसपी उस समय था अरविंद पांडे, और एसडीओ थे राणा अवधेश सिंह, उनको लेके आए कि चलिए जनता को फेस कीजिए, आप जवाब दीजिए कि क्या करना है। और फिर ये असर ये पड़ा कि ये एक माने बिजली आए, टावर खड़ा हो, ये सिर्फ प्रशासन और सरकार का काम, उस समय बिहार से यहाँ संचालन होता था, तो सिर्फ बिहार सरकार का काम नहीं रह गया था, प्रशासन का नहीं हो गया था, हर आदमी उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता था। उसमें प्राइवेट कंपनी भी, एक रांची की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी उसमें खुद स्वतः आगे आई और हर संसाधन उसने मुहैया कराया। हमें लगता है कि 4-5 दिन के अंदर, पहले तो 1-2 दिन के अंदर उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था थी बिजली की, और 4-5 दिन के अंदर जो है मतलब टावर खड़ा होने लगे धड़ाधड़, और 15 दिन के अंदर हमें लगता है कि रांची की बिजली बिल्कुल बहाल हो गई। क्योंकि हमें नहीं लगता था कि अगर जन आंदोलन नहीं हुआ होता और हर समाज के लोग अगर उस में पार्टिसिपेट नहीं किए होते तो इतने कम समय में जितने टावर ध्वस्त हुए थे वो खड़ा नहीं हो पाते। बिल्कुल। एक ऐसे ही बिजली की बात करते हैं, उस समय एक बिहार के मित्र बिजली मंत्री थे जी, वो रांची आए हुए थे, सर्किट हाउस में उस समय थे, और उस समय बिजली की काफ़ी समस्या से उसको लेकर के राजनीतिक दल आंदोलन भी कर रहे थे। उसमें कांग्रेस के कुछ नेता काफ़ी आंदोलनरत थे, जिसमें एक शशि भूषण राय और उनके तमाम साथी जो है उस समय आगे, तो उसमें आज नहीं है, स्वर्गीय शैलेश सिन्हा भी थे उस समय जी। तो ये लोग जब सर्किट हाउस में आए तो मैंने बिहार के मंत्री जब आए तो राजनीतिक दलों के नेताओं ने सोचा कि हम चल के मंत्री को यहाँ की समस्या के बारे में बताएं, अवगत कराएं। तो जब ये लोग वहाँ गए तो वहाँ जाए तो वहाँ पे पुलिस जो है पहले उनको अंदर नहीं जाने दे रही थी और मंत्री से मिलने के लिए अंदर नहीं। उस समय हमें लगता है कि
जो एसएसपी थे वो सीआर कासवान एसएसपी थे वहाँ पे, और उस समय डीआईजी शायद ज्योति सिन्हा थे। तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती मतलब गेट फांद करके फिर अंदर प्रवेश किया। करने के बाद पुलिस ने बुरी मतलब पकड़ लिया, पूरी तरह से इन लोगों को पीटना शुरू किया। पीटने के बाद फिर इन लोगों को अरेस्ट करके थाने लेके चले गई। तो याद है कि रात को मतलब करीब 9-10 बजे पत्रकारों का एक समूह जो है सर्किट हाउस गया जी, और जाकर के उसने कहा कि ये तरीका गलत है, आंदोलन को आप लाठी डंडे से या पुलिस के बल पे नहीं दबा सकते हैं, आवाज़ तो लोग उठाएंगे जी। आप तो यहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था कर दी है, मंत्री आए हुए हैं तो, लेकिन रांची के लोग कैसे जीवन बसर कर रहा है ये तो आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा जी। और जब दबाव पड़ा तो फिर मतलब नेता भी छूटे और ये लोग भी क्या कहते हैं कि मतलब बिजली की समस्या का समाधान भी हुआ बहुत हद तक। इसी तरह एक बार याद है यहाँ बूटी मोड़ में एक उसमें पानी सप्लाई की बहुत समस्या हुआ करती थी, कभी 2-2 दिन तक, डेढ़ दिन तक पानी ही नहीं आता था। और इसके बाद कई बार तो ऐसा हुआ कि प्यास से लोग बिलबिलाने लगे, क्योंकि पहले इतने प्राइवेट बोरिंग नहीं हुआ करते जी, पानी की सप्लाई पे ही लोग ज़्यादा डिपेंड करते थे। तो उसमें मुझे याद है एक बार कि कांग्रेस के एक नेता थे आलोक कुमार दुबे, पूरी टीम के साथ वो बूटी मोड़ गए थे। वहाँ उन्होंने इंजीनियर का घेराव किया। घेराव करते वक्त फिर वहाँ पुलिस पहुंची और उन लोगों को पकड़ लिया, मारा पीटा, फिर ले जाके थाने में उनको बंद कर दिया, फिर जेल भेज दिया। और याद है हम लोग गए थे जेल में, मिलने गए थे उनसे, हम लोग मिले और इसको पूरे शिद्दत के साथ हम लोगों ने उठाया कि नहीं कितनी जेन्युइन समस्या है। और दबाव हुआ जब पत्रकारों का भी दबाव पड़ा, समाज का दबाव पड़ा, तो पुलिस को पीछे बैकअप होना पड़ा और कुछ हद तक मतलब पानी की समस्या का समाधान हुआ। हालांकि जिस मात्रा में पॉपुलेशन थी उस हिसाब से पानी की समस्या, पानी का ये नहीं था, लेकिन फिर भी तो सप्लाई में बहुत काफ़ी सुधार हुआ। तो हमें लगा कि चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, तो पत्रकार सिर्फ खबर लिखने तक अपने को सीमित नहीं रखता था जी। वो मान के चलता था कि हम भी किसी मोहल्ले में कहीं के बासिंदे हैं, कहीं के मेरा भी कुछ ना कुछ समाज में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उस समय जो रिलेशनशिप डेवलप जो हुआ करता था नेताओं के साथ या सोशल वर्कर के साथ, वो बॉन्डिंग भी अलग होती होगी। देखिए मुझे याद है कि उस समय के जो प्रथम पंक्ति के जो नेता थे वो तो थे ही जी, द्वितीय और तृतीय पंक्ति के नेता भी थे, उनको भी हम लोग बाय नेम बाय फेस मतलब पहचानते थे, उनके घर तक हम लोग देखे हुए थे जी। मतलब उनकी संख्या काफ़ी थी, माने हर दल में ऐसा नहीं है कि किसी एक खास दल विशेष की बात हो रही है, वो चाहे भाजपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, ये तमाम उस समय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग थे, ये तमाम लोगों से एक अलग रिश्ता डेवलप हो गया था ये आंदोलन के दरमियान। क्योंकि हम लोग भी मानते थे कि सिर्फ ये उनका काम नहीं है, हम लोगों का भी ये काम है, कहीं ना कहीं करना चाहिए, और उसमें काफ़ी बल मिला था। इस बार ये हुआ था, हेसाग हत्याकांड हुई थी, 3-4 बच्चों को पीट करके मार डाला गया था हटिया में जी, और उसको लेकर के और पुलिस बिल्कुल मामले को दबाने की स्थिति में थी, किसी को आवाज़ उठाने की छूट नहीं थी उसमें। हमें याद है कि उस समय रांची में बहुत बुजुर्ग पत्रकार थे बलबीर दत्त जी, उनकी अगुवाई में पत्रकारों का एक समूह जो है उसमें बहुत आंदोलनरत हुआ और एक अंजाम तक पहुंचा जी। मतलब और पुलिस भी रियलाइज की कि नहीं कहीं ना कहीं उससे गलती हुई है, और उनके परिजनों को न्याय मिला। जाने वाले के तो लौट के आ नहीं सकता है, लेकिन जो एक्शन होना चाहिए था पुलिस के खिलाफ वो एक्शन हुआ। और बता दें हम आपको कि जो एक जैसे शुरुआत जहाँ से हुई जिसने भी की, लेकिन एक होड़ सी पत्रकारों में लगे कि अगर कोई धरना जुलूस प्रदर्शन या कहीं अगर कोई घटना हो गई, अपराध की घटना हो गई, गोली चल गई, मारपीट हो गया, मतलब गैंग मतलब वर्चस्व को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ, तो एक होड़ सी कौन कितनी जल्दी पहुंच सकता है स्पॉट में। और कई एक ऐसा भी आया है कि बड़ी घटनाएं हो, चाहे नक्सल घटनाएं हो या आपराधिक गिरोह की घटनाएं हो, पुलिस के पहुंचने के बाद पत्रकारों की एक पूरी टीम पहुंच वहां जाती, ग्राउंड रिपोर्टिंग का क्रेज था। हाँ क्रेज था, और एक उसमें आत्मसंतुष्टि होती थी उसमें, जब जा करके आके लिखने के बाद एक मतलब उस रिपोर्ट को देख करके लगता था कि नहीं मतलब कितना मतलब ये है
सच्चाई है, चलिए जो हमने लिखा वो सही लिखा। एक होता है कि आप जाते नहीं हैं, लिखते हैं और कल किसी अखबार में या दूसरी जगह पे चीज़ें कहीं दूसरी तरह से आती हैं तो एक अंदर से आत्मग्लानि होती है, अपने खुद को होती है। आज भी हम लोग देखते हैं भाई काश हम लोग गए होते या जाके अगर लिखे होते तो शायद ये पॉइंट हम लोग से नहीं छूटता और एक तरफा रिपोर्ट नहीं होती। तो उस समय एक और कोशिश होती थी कि हर तरह की मतलब पक्ष को, हर तरह के पक्ष को लेने की कोशिश हम लोग करते थे कि अगर मारपीट हो गया तो ऐसा नहीं है कि पुलिस ने जो वर्सन दे दिया वही छप गया या एक पक्ष ने जो बता दिया छप गया, दूसरे पक्ष को भी जानने की कोशिश होती थी। और अभी तो आज की तरह नहीं है कि एक तो नया ट्रेंड आ गया है कि मैंने कई बार उनका पक्ष लेने के लिए टेलीफोन किया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इससे देखिए पत्रकारिता की ड्यूटी पूरी नहीं हो जाती। अगर पत्रकार हैं तो ये आपका कर्तव्य दायित्व है कि आप उसमें अगर 3 पक्ष हैं, 4 पक्ष हैं, 2 पक्ष हैं तो हर पक्ष को के पास आपको जाना है। सिर्फ इतने बार लिख देने से नहीं होगा कि मैंने कोशिश की या मैंने ये किया और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इससे आपके कर्तव्य की तीसरी नहीं हो जाती है। लेकिन एक नया ट्रेंड होगा इसमें। देखिए पत्रकारों का इसमें दोष नहीं है। मैं बताया ना आपको कि पहले अगर एक खबर के पीछे ये नहीं था कि हमको 10 खबर देनी है। अगर कोई एक बड़ी घटना हुई तो एक खबर काफ़ी है। पहले एक तो मतलब पत्रकारों की संख्या मतलब पेज के हिसाब से हर अखबार में ज़्यादा हुआ करते थे। मुझे याद है कि हम लोग जिस संस्थान में थे उसमें शुरू में 6 पेज का अखबार था, बाद में 8 पेज का हुआ और काफ़ी संख्या में लोग थे उसमें। हमको लगता 14-16 रिपोर्टर हुआ करते थे और किसी रिपोर्टर की खबर अगर एक दिन सिटी में छप गई तो उसके लिए बड़ी बात होती थी। तो ये इसलिए वो समय भी देता था और अलग कुछ करने की उसकी मतलब इच्छा अंदर से होती थी, क्योंकि दूसरे दिन वो खुद देखता भी था कि भाई दूसरे अखबार ने क्या लिखा, हमने क्या लिखा, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट का दौर नहीं था। इसमें इस तरह एक बात बताते हैं। एक इसी तरह से उस समय रामेश्वर उरांव जी यहाँ पे हमें लगता है कि IG हुआ करते थे, रांची में थे। और एक पेशरार में एक घटना घटी थी, वहाँ एक बड़ा नक्सली था, कमांडर था जी। तो उसकी खुद की जब्ती की तैयारी पुलिस ने मतलब छापामारी कर अरेस्ट। ये वही घटना जो आप मौके पर पहुंच गए थे? नहीं, ये दूसरी घटना। हम उस मौके वाली घटना की बात अभी हम बताएंगे आपको। तो ये मतलब ये पता चला हम लोगों को कि पुलिस की टीम जो है वो मूव करने वाली है यहाँ से जी। तो यहाँ से सीधे कुछ लोगों को साथ में मैंने लिया और सीधे मैं पहुँच गया पेशरार। फिर हम लोगों ने पता किया कि वो कमांडर का गांव कहाँ है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस की कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो वहाँ से करीब 7 किलोमीटर एक गांव था जहाँ कमांडर का घर था जी। तो लोगों ने बताया, ये भी बताया कि नहीं जाना उचित नहीं रहेगा क्योंकि मतलब वो रास्ता ठीक नहीं है। तो फिर भी हम लोगों ने सोचा कि नहीं जाना तो चाहिए, जब यहाँ तक आए हैं। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमको लगता है कि वो 20-25 मिनट बाद उसके बाद पुलिस की टीम वहाँ पहुंची छापा मारने जी। तो ये मतलब एक होड़ सी थी कि हम कौन पत्रकार है जो सबसे पहले सूचना कलेक्ट करता है, सबसे पहले स्पॉट जाता है। तो मुझे याद है, मुझे रामेश्वर उरांव जी देख करके वो आश्चर्यचकित भी हुए थे कि कैसे पत्रकारों की टीम यहाँ आ गई। वो हमेशा चर्चा भी करते हैं। पेशरार बहुत मतलब डेंजर। उस वक्त आप किस संस्थान में थे? पेशरार वाली घटना से हमें लगता है प्रभात खबर में। प्रभात खबर में थे। किस पद पे आप थे उस समय? हम रहे होंगे स्थानीय संपादक। तो आप मौके पर संपादक उस वक्त जाया करते थे? बिल्कुल, मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब एक होड़ लगी रहती थी। और कभी भी मैंने काम करते हुए संस्थानों में मैंने अपने को संपादक माना ही नहीं, पत्रकार माना सब समय। क्योंकि मेरा मानना था कि मान लीजिए आप खुद अगर लिख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, सिर्फ आदेश देने से नहीं होता। देखिए 2 चीजें होती है, जब बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहीं अगर फील्ड में जाता है ना, उसके 2 लाभ होते हैं। एक तो जो सहयोगी काम करता है उससे उसको प्रेरणा मिलती है। दूसरा जो है एक मतलब जब वहाँ आके जब रिपोर्टिंग होती है, अगर उसमें कुछ छूट भी जाता है तो फिर संपादक को ये गुस्सा नहीं करने का अधिकार नहीं होता है कि भाई ये एंगल कैसे छूट गया, ये कैसे छूट गया, क्योंकि वो आप द पार्ट ऑफ द पार्सल हो जाता है उसमें जी। और या मान लीजिए अगर आप एक घटना घट गई, किसी को आपने भेज दिया, वहाँ के निकायों से लेट हो गई, खबर आने में देर हो रही है, पहुँचने में देर हो रही है, यहाँ बैठ के एक टेंशन होता है। एक तो समय है ना कि आपको 9 बजे डाक एडिशन छोड़ देना है, 10 बजे यहाँ का एडिशन छूटेगा, 12 बजे वहाँ का एडिशन छूटेगा। तो एक तनाव होता है, डेस्क पे बैठे हुए अगर खबर नहीं आती है तो बैठ के हम लोग तनाव महसूस करते थे।
इस वजह कि इससे बेहतर है कि अगर हम स्पॉट पे जाएंगे तो जैसी परिस्थिति होगी वैसा देख करके हम लोग डिसीजन भी ले सकते हैं कि इस एडिशन में वो खबर छपेगी कि नहीं छपेगी, या देना है कि नहीं देना है। दिल्ली मान लीजिए लेट से अगर जाना जरूरी है तो फिर उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन की अलग से व्यवस्था क्या होगी, पहले से प्रबंधन से बात करके हम लोग इस तरह की चीज़। अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी तो मोबाइल है, आप मौके पर गए, मौके से फोटो आ जाता है, खबर आ जाती है, उस वक्त मौके पे आप लोग रहते होंगे तो खबर कैसे आती थी या फोटोग्राफ्स कैसे आया करते थे?